नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब 8 दिन ही शेष रह गए हैं, यानी 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होगी और आज 11 तारीख है। 8 दिन अब बाकी हैं पहले फेज के मतदान के लिए, लेकिन बीजेपी इस बार किन मुद्दों और घोषणाओं के साथ चुनाव लड़ेगी इसका अता पता नहीं है, क्योंकि बीजेपी का घोषणा पत्र ही अब तक सामने नहीं आया है। वहीं कांग्रेस ने न केवल अपना घोषणा पत्र 25 गारंटियों के साथ पेश कर दिया है, बल्कि इसे जनता के बीच भी पहुंचाने की शुरुआत हो गई है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि मोदी राज में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिगत अन्याय, आर्थिक भेदभाव, इन सब से जनता कितनी तंग रही है और अब इनसे कैसे छुटकारा मिल सकता है। यानी राहुल गांधी ने सियासी खेल में इस बार बढ़त बना ली है और मोदी को फंसा दिया है, बीजेपी को फंसा दिया है। वहीं मोदी एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातें जनता से कर रहे हैं। उनके पास अपना कुछ भी बताने को नहीं है और अब ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया और टेक वर्ल्ड यानी टेक्निकल वर्ल्ड जो है, इसके सहारे मोदी बीजेपी को जिताना चाहते हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। कुछ समय पहले आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिए थे। कुछ तस्वीरें अगर हो तो जरूर ले आइएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिए थे दिल्ली के प्रगति मैदान में, याद होगा शायद आपको। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2023 नरेंद्र मोदी ने लोगों को दिए थे और अब मोदी ने इंडिया के टॉप 10 गेमर्स से मुलाकात की है। जी हां, गेमर्स, वीडियो गेम खेलने वाले। बचपन में याद होगा ना, वीडियो गेम खेलते थे हम लोग भी। वो वीडियो गेम नया नया आया था। अब उस समय तो आप कान में कुछ हेडफोन नहीं लगाते थे, अब हेडफोन लगाते हैं, चश्मे लगाते हैं, ये सब लगा करके अब आप गेम खेलते हैं, जैसा लगता है कि सब कुछ सामने है। तो इंडिया के टॉप 10 गेमर्स से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, जो कंप्यूटर या मोबाइल पर गेमिंग के चैंपियन हैं। इन लोगों से मुलाकात का पूरा वीडियो सामने आएगा। हालांकि आ चुका है, लेकिन चूंकि कॉपीराइट का कुछ उल्लंघन हो सकता है, इसलिए हम आप तक उस वीडियो को नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे वो वीडियो है कि नरेंद्र मोदी टॉप 10 गेमर्स के साथ वीडियो गेम खेल रहे हैं। लेकिन इसी से समझ आ रहा है कि मोदी अब देश के साथ कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये जो बीच वाली इधर वाली तस्वीर, ये टॉप 10 गेमर्स हैं, ये बता रहे हैं। ये जो मोदी आंख पे चश्मा लगाए हुए, कान में कुछ लगाए हुए, ये जो है, और ये सब चौथी फोटो जो है उसमें ये गेमर्स हैं। ये नरेंद्र मोदी के घर पे आए मिलने के लिए और उनके साथ ये गेम खेल रहे हैं। ये गेम जो है आखिर क्या है? मोदी अब देश के साथ कौन सा गेम खेलना चाहते हैं? क्या इन लोगों से, गेमर से और कुछ गेम खेलना सीखना चाहते हैं, या मोदी से बड़ा खिलाड़ी और कोई है इस दुनिया में? क्योंकि वो तो दुनिया के शहंशाह हैं, कहते हैं। इस वीडियो में एक जगह मोदी कहते हैं कि मेरे आने के बाद ही सारी चीजें शुरू हुई हैं। देश में मेरे आने के बाद ही सारी चीजें शुरू हुई हैं। मोदी ने गेमर्स के साथ कुछ खेल सीखे और खेले भी हैं। अब जाहिर है कि मोदी इस समय इतनी फुर्सत में तो नहीं है कि वो मोबाइल पर गेम खेलें, लेकिन वो देश के युवाओं और नई पीढ़ी को शायद इसी खेल में उलझाना चाहते हैं, ताकि उनका ध्यान असल बातों से हट जाए। राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले, आपको याद होगा, कि इस तरफ से लोगों को सावधान कर दिया था, और खासकर युवाओं को। जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, उन्होंने बताया था कि ये एक नशा है जिसका शिकार हमारी युवा पीढ़ी हो रही है। और यह नशा यह है कि 6, 7, 8 घंटे तक युवाओं के हाथ में मोबाइल देकर आप उनको गेम खेलने के लिए आपने इतना ज़्यादा उनको एंगेज कर दिया है कि वो आपसे कुछ मांगने के लिए सोच ही नहीं सकते। उनको रोजगार चाहिए, कि वो भूखे हैं, प्यासे हैं, इससे कोई लेना देना उनको नहीं है। जरा सुनते हैं राहुल गांधी, रिकॉल करते हैं। राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, तब उन्होंने ये बातें कही थी और बगल में 2 युवाओं को उन्होंने बैठाया था अपनी जीप पर। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, भैया एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा सेलफोन है, इसमें तुम्हारा ध्यान कितने घंटे रहता है? 8 से 10 घंटे। हिंदुस्तान के युवा सेलफोन दिखाओ। 8 से 10, चाइना वाला सेलफोन दिखाओ। 8 से 10 घंटे हिंदुस्तान के युवा ये करते हैं, ये कर रहे हैं रात भर 24 घंटा यही करते हैं। मतलब ये नशा नहीं हुआ क्या?
ये 21वीं सदी का नशा है और क्या है? ये सबसे खतरनाक नशा है। तो राहुल गांधी जिसे 21वीं सदी का नशा कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीआर हेडसेट लगाकर आंखों पे ये वर्चुअल रियलिटी जो सेट होता है, जो नरेंद्र मोदी लगाए हुए हैं वीआर सेट, और इसको लगा के ये चश्मे से वर्चुअल दुनिया में गेम खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में ये बात कही थी, फिर उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने इस नशे की तरफ लोगों का ध्यान दिलाया था। उत्तर प्रदेश जब वो पहुंचे भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, तो उन्होंने वहां पर भी ये बातें कही थी। तो मोदी ने उस समय उन पर आरोप लगा दिया था कि राहुल ने, आप याद कीजिए कि जब राहुल गांधी बनारस आए थे और वाराणसी में उन्होंने बातें कही थी, तो नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि राहुल ने बनारस के युवाओं को नशेड़ी कहा है। लेकिन अब यही नशा की बात तो थी, लेकिन अब देश देख रहा है कि मोदी युवाओं को कैसे भटका रहे हैं। वैसे एक सर्वे हुआ है दोस्तों, उस सर्वे में, यह सर्वे है द हिंदू अखबार और CSDS दोनों का सर्वे है, जिसमें लोगों से यह सवाल पूछा गया कि उनका सबसे बड़ा एक मुद्दा क्या है। तो इसमें सबसे ज्यादा 27% लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा बताया है। बेरोजगारी के बाद महंगाई दूसरा बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है। इसमें महंगाई को 23%, विकास को 13%, भ्रष्टाचार को 8% और अयोध्या में राम मंदिर को 8%, हिंदुत्व को 2%, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कि शहंशाह बन गए 2% और आरक्षण को 2% लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। अन्य इधर उत्तर भारत में की बात और दक्षिण भारत की बात, ये पूरे भारत की बात है, जिसमें ये कहां कितना प्रतिशत है ये आपके सामने रख रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब सबसे ऊपर है। हिंदुत्व 2% मात्र मुद्दा है आज की तारीख में, और राम मंदिर मात्र 8% मुद्दा है। वहीं दूसरे जो उत्तर हैं उसमें 9% जो आए हैं और 6% लोगों ने यह कहा है कि मुद्दे का पता ही नहीं है। ये जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिस पर पूछे गए, कुछ ऐसे लोग हैं 9% जिन्होंने कहा कि इनमें से कोई नहीं, और कुछ ने यह कहा, 6% लोगों ने कहा कि मुझे मुद्दे का पता ही नहीं है। तो CSDS लोक नीति ने द हिंदू के साथ मिलकर यह सर्वे किया है। चुनाव से पहले इस तरह के सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से लगभग 2/3 यानी करीब 62% ने कहा है कि नौकरियां पाना ज्यादा मुश्किल हो गया है आज की तारीख में। ऐसा मानने वाले शहरों में 65% लोग हैं और गांवों में 62% लोग हैं और कस्बों में 59 यानी 59% लोग ऐसा मानते हैं। 59% महिलाओं यानी 59% महिलाओं की तुलना में 65% पुरुषों ने यह राय साझा की है। केवल 12% ने कहा है कि नौकरी पाना आसान हो गया है, सिर्फ 12%, और वो 12% कोर वोटर्स ऑफ बीजेपी कह सकते हैं। यह सर्वे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 सालों के ट्रेलर की हकीकत को बता रहा है। दोस्तों, आपको याद है ना, नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि यह तो ट्रेलर है और मोदी अब पूरी पिक्चर दिखाने की बात कह रहे हैं। तो समझ जाइए कि देश के साथ कौन सा खेल खेलने वाले हैं नरेंद्र मोदी। वैसे आज राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें राहुल गांधी ने बताया है कि मोदी सरकार जनता को कितनी महंगी पड़ रही है। जी हां, मोदी सरकार जनता को कितनी महंगी पड़ी है। उस ट्वीट को दिखाऊं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने उस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। उस वीडियो को देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे।
इसके बाद राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि जनता को बड़ी महंगी पड़ी मोदी सरकार। इसमें आटा, दाल, दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और डॉलर, इन सब का जिक्र। और पहले कितने रुपए थे? 20 रुपए आटा 20 रुपए से 40 रुपए, दाल 80 रुपए से 210 रुपए, दूध 30 रुपए से 66 रुपए, ऐसे तमाम। और डॉलर 58 रुपए से 83 रुपए। लिख रहे हैं राहुल गांधी की इस कमर तोड़ महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी आम जनता पर दोहरी मार है। और यही आज देश के लिए दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। मीडिया मोदी की बात दिखाकर मुद्दे की बात छिपाने की कोशिश करता है ताकि भाजपा सरकार का सच जनता के सामने न आए। नरेंद्र मोदी देश में अपना रिपोर्ट कार्ड छिपा रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश से अपना रिपोर्ट कार्ड छिपा रहे हैं जिसमें वो हर सब्जेक्ट में फेल हैं और जनता अब उनकी क्लास लगाने को तैयार बैठी है। इसमें रिपोर्ट कार्ड और क्लास लगाने इन्वर्टेड कॉमा में है, आप समझ सकते हैं। वहीं हम गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख सालाना यानी 8,500 रुपए महीना देकर देश को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल कर दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पेश कर दी है राहुल गांधी ने। और इस रिपोर्ट कार्ड के बाद जहां क्लास लगाने की बात नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, इस रिपोर्ट कार्ड के बाद शायद नरेंद्र मोदी जो हैं वो परेशान दिखाई दें, और ये कांग्रेस की गारंटी है। यानी राहुल गांधी के इस ट्वीट ने मोदी सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें, लेकिन उधर बिहार में तेजस्वी यादव, कल आपने तेजस्वी यादव के मछली पॉलिटिक्स को देखा था, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अब संतरा पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। संतरा छिलते हुए दिखाई दिए, खाते हुए दिखाई दिए, वो सब तो है, लेकिन उसके अलावा तेजस्वी यादव की सभाओं में ये देखिए संतरा पॉलिटिक्स, संतरा खा रहे हैं। तेजस्वी के साथ में मुकेश सहनी हैं और एक अलग तरह की पॉलिटिक्स बिहार में चल रही है। हो भी क्यों नहीं कि जब राहुल गांधी इधर जनसभाओं में लोगों को बहुत ज्यादा यानी भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं, तो इधर तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं। बिहार में जब तेजस्वी यादव भाषण देने आते हैं तो आप जानते हैं कि लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है, और यहां भी वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। जरा सुनते हैं एक बानगी तेजस्वी यादव की। इस चुनावी जनसभा में टेटिया बम्बर प्रखंड में ये कार्यक्रम हो रहा है, और मंच पे हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुकेश सहनी जी, महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी बहन अर्चना रविदास जी, मंच पर उपस्थित सब बुजुर्गों का, अभिभावकों का हम पैर छूते हैं, माताएं बहनों को। इसी क्षेत्र में लोकल उम्मीदवार, लेकिन जब दुख करने आए हैं, मुद्दा क्या है? बोलो मेरा दुश्मनी मोदी जी से नहीं है, अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष का तो जिम्मेवारी बनता ही है सवाल पूछना, लेकिन उतना ही जिम्मेवारी आप लोगों का भी सवाल बनता है। प्रधानमंत्री से पूछे कि टेटिया बम्बर प्रखंड के लिए क्या किया, आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया, आपके जिले के लिए क्या किया, आपके राज्य के लिए क्या किया। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है, एक गजब का कॉन्फिडेंस इधर राहुल गांधी में तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव में दिखाई दे रहा है। और इस कॉन्फिडेंस के पीछे किस खेल की तैयारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी देश के साथ फिर से क्या नया खेल खेलने की तैयारी में है। लेकिन क्या उन्हें रोकने के लिए राहुल और तेजस्वी ने जिस सियासी खेल में मोदी को फंसा दिया है, क्या उसमें मात खाएंगे मोदी? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। प्रोफेसर रविकांत जी का नाम थोड़ा सुधार लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों
का जो आप लोग इस कार्यक्रम के लिए हिस्सा लिए, और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप लोग छुट्टियों के दिन भी जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, नरेंद्र मोदी गेम खेल रहे हैं किसके साथ? कुछ और गेम खेल रही है। नरेंद्र मोदी साहब जो गेम खेल रहे हैं, पहली बात तो राजीव जी, ये जो गेमर्स के साथ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ मोदी जी की जो मुलाकातें हो रही हैं, वो बेसिकली उनके गिरते हुए ब्रांड को संभालने की बातें हो रही हैं। कि शायद ये जो गेमर्स हैं जिनको 8 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन जैसे व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन उनको वो गेम पे व्यूज़ मिलते हैं। और चाइना या पाकिस्तान का से आतंकवाद, पुलवामा या जैसी घटनाएं, ये सब वीडियो गेम से नहीं सॉल्व होता राजीव जी। ये पबजी में आप सोल्जर गिरा सकते हैं दुश्मन के, हकीकत में आपको खदेड़ना पड़ता है बहुत स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक समझदारी के साथ, जो मोदी जी नहीं कर पाए। इन गेमर से जरा यही सीख ले वो कि कैसे निपटा जाए। एक ताकतवर देश जब आपकी सीमा के अंदर घुसता है। जी। दूसरी बात राजीव जी की जो मोदी जी का गेम है, जिस सर्वे की चर्चा आप कर रहे थे, मैं जरा उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। वो सर्वे की चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ राजीव जी कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो आज भी राहुल गांधी ने एक रेट लिस्ट दी है महंगाई की, उससे जनता की राय मैच खा रही है, एक प्लेटफॉर्म पे है जी। तो अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी के पास मुद्दा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मोदी जी के पास मुद्दा नहीं है। वो राहुल गांधी के वीडियो देखते हैं और राहुल गांधी के वीडियो में से कोई बात निकाल के उसका मुद्दा बनाया जाता है। जैसे राहुल गांधी महुआ चुनने वाली महिलाओं के पास गए तो वो भी एक मुद्दा बन गया जी। उनको ये नहीं मालूम है, ये मुद्दा बनाने वालों को, शायद हम लोग तो जानते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, कि महुआ चुनने वाले कितने परिवारों की जीविका उस पर आश्रित है और वो वहाँ की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। महुआ का मतलब केवल शराब नहीं होता है, और महुआ सूखा खाने में नशा नहीं होता है, वो उसका एक प्रोसेस है। लेकिन ये अनभिज्ञता है बीजेपी के लोगों की और मोदी साहब की, कि जो राहुल गांधी के हर वीडियो पर एक वितंडा खड़ा करते हैं बगैर जानकारी के और तमाम लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। अब सोचिए, जो महुआ पे आश्रित उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश के जो किसान हैं या ग्रामीण महिलाएं हैं, जिनकी जीविका उस पर आश्रित है, जो बाजार में महुआ की टोकरी लेके जाती हैं, वो क्या सोचेंगे अगर उन तक ये बात पहुंचेगी तो, कि उनकी जीविका का मजाक उड़ाया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा शराब जो बनती है वो अंगूर से बनती है। क्या मोदी जी के भक्त लोग अंगूर खाना छोड़ दिए हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए अभी महुआ की जब बात हो रही है तो। जी, तो ये एक मतलब मुद्दा विहीन राजनीति का एक बड़ा भारी लक्षण है कि राहुल गांधी के हर वीडियो से आप कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता के पास अपना एक कंटेंट है। जिस सर्वे की आप बात कर रहे हैं जी राम, ये चुनाव उस सर्वे से साबित हो रहा है राजीव जी। वो सर्वे की अगर हम बात माने तो 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसका पहला चरण से 8 दिन बाद होगा मतदान का, उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर और सनातन धर्म नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक है, जिसमें दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा राजीव जी भ्रष्टाचार है। और उस पर भी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मैं एक छोटा सा आंकड़ा शेयर करता हूं कि कितने लोग ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो 55% गांव के लोग मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है।
शहरों में 53% लोग मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार, कस्बों में, और शहरों में 57% लोग मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। 55, 53, 57 गांव, कस्बा, शहर, ये इतने लोग मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। और एक और बड़ा मजेदार आंकड़ा देखिए राजीव जी, वो आंकड़ा ये है कि कितने लोग ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली सरकार जिम्मेदार कौन सी है। तो 25% लोग ये मान रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार, और केवल 16% लोग मान रहे हैं कि राज्य सरकारें, और दोनों सरकारों को मिला के 56% लोग मान रहे हैं। तो यानी जहां पे भी करप्शन का मुद्दा है, लोग ये जानते हैं कि केंद्र का करप्शन कौन सा है और राज्य सरकारों का करप्शन कौन सा है, और केंद्र सरकार को यानी मोदी सरकार को वो करप्शन का जिम्मेदार मान रहे हैं अधिकांश लोग जी। तो जिसको जो कहते हैं ना पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक सब जानती है। आप राहुल गांधी के भाषणों से कोई कोई बात निकाल के बोलते रहें, पब्लिक जानती है कि मुद्दा क्या है। बिल्कुल। जो साथी बाद में जुड़े, प्रशांत जी थोड़ा रोकना चाहूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। जो साथी इस कार्यक्रम में बाद में जुड़े हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर प्रशांत टंडन जी अपनी बात रख रहे हैं, कि एक सर्वे आया है द हिंदू, लोक नीति और CSDS ने मिलकर, और इसको हिंदू ने आज अपने फ्रंट पेज पे छापा है। उस सर्वे को अगर देखें तो बहुत चौंकाने वाला सर्वे है। हालांकि चौंकाने वाला आपके हमारे लिए नहीं हो सकता, लेकिन उन लोगों के लिए जरूर है जो तीसरे टर्म की आस लगाकर बैठे हुए हैं, उनके लिए जरूर ही चौंकाने वाला सर्वे हो सकता है। इसलिए क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है, 27% लोगों ने कहा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 27% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर महंगाई मुद्दा उभर कर आता है सामने, और महंगाई को 23% लोगों ने, 23% लोगों ने, उसके बाद विकास के नाम पर जो कहते हैं उसके नाम पर मात्र 13% लोगों ने वोट किया है। भ्रष्टाचार के नाम पर 8%, लेकिन यह भ्रष्टाचार की जो बात कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, उस पर भी आएंगे। भ्रष्टाचार के नाम पर 8%, अयोध्या में राम मंदिर मात्र 8%, कई लोगों ने कहा यह मुद्दा है ही नहीं। हिंदुत्व मात्र 2%, हिंदुत्व कोई मुद्दा है मात्र 2%। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या बढ़ी है, बदली है? नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बन गई बहुत अच्छी? पापा ने वार रुकवा दिया? तो यहां मात्र 2%, मात्र 2%। और उसके बाद आरक्षण को भी मात्र 2% मुद्दा बताया गया है। ये है। और इसके अलावा 62% लोगों ने कहा है कि आज की तारीख में नौकरियां पाना बहुत मुश्किल है। 62% लोगों ने, और इसमें 65% लोग शहर के हैं और 62% लोग कस्बों के हैं, और 59% लोग जो हैं गांव के 62 और कस्बों के 59, 65 शहर के। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है जो कह रही है कि आज की तारीख में नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। उसमें से 59% महिला हैं और 65% पुरुष हैं। इन लोगों ने अपनी राय साझा की हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर प्रशांत टंडन जी अपनी बात रख रहे हैं। प्रशांत जी अपनी बात आगे बढ़ाइए, पूरी कीजिए, फिर प्रोफेसर रविकांत जी के पास आते हैं। उसमें एक और राजीव जी बहुत दिलचस्प पहलू यह है कि जो अभी जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिसमें महंगाई को उन्होंने दर्शाया है कि कितना % आटा, दाल, चावल के दाम बढ़े हैं। 71% लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, और इसमें 76% राजीव जी वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं, यानी जिनके पास 5 किलो राशन जा रहा है, उसमें 76% लोग ये मान रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है जी। तो ये सर्वे ये बता रहा है राजीव जी, अगर आप मोटा मोटा भी टोटल करें इसको, तो मोटा मोटा टोटल करने पर यह आता है कि राम मंदिर के और हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों को मिला ले अगर, तो 8% ही लोग हैं। और अगर आप बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को मिला लें तो लगभग 60% लोग इकोनॉमिक एजेंडे पर वोट डालने जा रहे हैं।
तो यानी राम मंदिर, हिंदुत्व 10% मिलाकर, और बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन, भ्रष्टाचार के मुद्दे, जिसमें अधिकांश लोग ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार केंद्र सरकार की वजह से ज्यादा है। जी, ये सर्वे बता रहा है कि मुद्दा तो ये है, मुद्दा वो नहीं जो मोदी जी अपने भाषणों में कह रहे हैं। तो जनता के पास मुद्दा है, मोदी जी के पास मुद्दा हो या ना हो। राजीव जी, बिल्कुल, जनता के पास मुद्दा है और हम लोग लगातार कहते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जितने मुद्दे सामने लेके आ रहे हैं वो मुद्दे खारिज हो जा रहे हैं और जनता कह रही है कि केंद्र सरकार के कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी, ये सब एक बड़ा मुद्दा है। और यहां से जरा आगे बढ़े हम। राहुल गांधी थोड़ी देर पहले अभी एक उन्होंने वीडियो और शेयर किया है, उस वीडियो पे भी आएंगे, जिसमें वो उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें मेल किया है मैनिफेस्टो पे। उस वीडियो को भी थोड़ा सा देखेंगे, हालांकि 7-8 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसका कुछ एक छोटा सा अंश आपको हम दिखाएंगे। उससे पहले प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहते हैं मुद्दों की तलाश में, लेकिन जिस गेम को, जिस खेल को खेलने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उस खेल के बारे में पहले ही उसकी परिणति, उसका रिजल्ट जो है वो राहुल गांधी बता दिए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि 7-8 घंटे, 8-8, 9-9 घंटे आप लोगों को खेल में फंसा दिया है। और इसका फायदा किसको मिलता है? अदानी को, अदानी जैसे कंपनियों को। ये अभी आप लोग सुन रहे थे राहुल गांधी का ये भाषण, जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में थे। पहले उन्होंने यही बात कही छत्तीसगढ़ में, उसके बाद यही बात उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी कही थी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने बनारस के लोगों को, वहां के युवाओं को नशेड़ी कह दिया है राहुल गांधी ने, ऐसा कह के उन्होंने भाषण दिया था। खैर, लेकिन आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखा जाए इस खेल को? देखिए राजीव जी, जो बातें हम लोग लगातार कह रहे थे, ये आंकड़े लगभग वही बात कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात पर थोड़ा सा ऐतराज है। आप लोग कहते थे कि मोदी जी की उपलब्धि क्या है। मैं आपको इस आंकड़े के आधार पर मोदी जी की उपलब्धि बता सकता हूं, और वो उपलब्धि है जिन 6% लोगों ने कहा कि हमको मुद्दा ही नहीं मालूम, ये है उपलब्धि। ऐसा कुपोषित भारत बना देना। वो बात तो करेंगे विकसित भारत की, लेकिन असल में उनको कुपोषित भारत बनाना है कि जो लोग समझते ही ना हो कि हमारे मुद्दे क्या है, सरकार क्या है, लोकतंत्र क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, सरकार का उत्तरदायित्व क्या है, इन सब चीजों को लोग समझते ही ना हो। ये असली मोदी जी की उपलब्धि। और कोर वोटर जो लोग कहते 36%, 37% है, वो उसकी असली तस्वीर यहां दिखाई पड़ रही है। जिन 12% लोगों ने कहा कि नौकरी आसान हो गई है, उन्हीं में वो 8% है जिनके लिए हिंदुत्व मुद्दा है, उन्हीं में वो 2% है जिनके लिए राम मंदिर मुद्दा है। तो यही टोटल 12% कोर वोटर है, और बाकी सबको जादू दिखा करके, तोता उड़ा करके लोगों का वोट लिया गया। और मोदी जी तो वो है जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि ट्रेन में सीट लेने के लिए वो झूठे ज्योतिषी बन गए। तो जो व्यक्ति वोट लूटने के लिए अगर झूठ बोल रहा हो कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, और ये उस देश में हो रहा है कि जिस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था कि वो महंगाई खत्म करेंगे और 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और 10 साल के बाद सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नौकरी। सबसे दूसरा मुद्दा क्या है? महंगाई। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी के 10 साल के रिजिम में हुआ क्या है। दूसरी बात कि महंगाई और बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार जो पड़ती है वो देश के गरीब आदमी पर पड़ती है जी। अमीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आलू 10 रुपए किलो बिक रहा है कि 100 रुपए किलो बिक रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे भी अंकल चिप्स खरीद करके खाता है। मिडिल क्लास एडजस्ट करता है, चलो अच्छा बटर नहीं खाते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? उसे तो पेट भरना है, और पेट भरने के लिए वो स्वाभिमान से लैस होकर के इनके राशन की दुकान के सामने खड़ा होगा, और उसके बच्चे पैदा होंगे कुपोषित। तो गरीब पर जो मार पड़ती है, अगर 1 रुपया भी मार्केट में पड़ता है
तो उसकी पॉकेट साफ हो जाती है। वो क्या करेगा? जिसका पेट 4 रोटी में भरता, क्या 2 रोटी खाना शुरू कर देगा? भूखों रहने लगेगा। और इसीलिए राजीव जी, पिछले दिनों मैंने कहा था कि देश भर के तमाम मंदिरों में जो भीड़ बढ़ी है सामने, जो भिखारियों की, मैंने एक आंकड़ा भी आपको दिया था कि कानपुर के मंदिरों में जो भीड़ बढ़ी है वो कौन लोग हैं? इस देश के दलित, आदिवासी और कुछ कमजोर पिछड़ी जातियां, जिनको अति पिछड़ा कहा जाता है। कानपुर में जो बेरोजगार लोग हुए, जो बंद कर दिए गए तमाम फैक्ट्रियां, वो लोग कहां जा रहे हैं? उपलब्धि है मोदी जी की ये। वो लोग जा रहे हैं मंदिर के सामने भीख मांगने के लिए, हाथ फैला रहे हैं। वहां पहुंचा दिया है देश को। इनको विश्व गुरु बनाने का मतलब यही है। इनको इस देश से कोई मोहब्बत नहीं है, लोगों से कोई प्रेम नहीं है। इन्हें तो सिर्फ सत्ता से प्रेम है। राहुल गांधी ने जो कहा कि बड़ा महंगा पड़ गया मोदी जी का कार्यकाल, लोग मजाक में कहते हैं कि भाई शेर पाला है तो महंगा तो भोगना ही पड़ेगा। और ये ऐसा शेर है, भक्त लोगों के लिए तो यही शेर है। अब वो शेर ऐसा है जो 18,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ता है, सॉरी 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में जो उड़ता है, जो 8 करोड़ की गाड़ियों में चलता है, और उनके दैनिक जीवन का जो खर्च है, और भाई क्या ड्रेस है। मतलब मुझे तो लगता है कि मोदी जी का जो दर्जी होगा उसकी पौबाराएं होगी जी। दिन में कम से कम 3-4 ड्रेस तो बनती ही होंगी। जो 3 रैलियां करते हैं, तीनों में अलग अलग होता है। केवल उसी को रोजगार मिला है इस देश में जो मोदी जी का दर्जी है, बाकी सब बेरोजगार। और बेरोजगारी की मार तो हम लोगों ने उस समय भी देखी है कोरोना के काल में, कि लोगों को जानवरों की तरह हकाल दिया गया था। और क्या हुआ? उन जो बेचारे गांव लौटे, अपने कस्बों में लौटे, वो कभी लौट करके फिर शहर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो कंपनियां भी बैठ गई। वो मोदी जी तो सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए कर रहे थे, खुले तौर पर राहुल गांधी कह रहे। तो आप केवल 2 पूंजीपतियों को सहयोग करेंगे, कितना 16,000 करोड़ माफ किया है शायद, जिसमें राहुल गांधी ने आंकड़ा दिया था कि अगले 24 साल तक मनरेगा में लोगों को 400 रुपया मजदूरी दी जा सकती थी। और आपने एक झटके में 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया पूंजीपतियों का। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? लोग निकम्मे, अशिक्षित, बेरोजगार बने रहें, स्वाभिमान उनका खत्म हो जाए, तो जहां कहें वहां हाँक दिया जाए, हाथ में लाठी डंडा पकड़ा दिया जाए, झंडा पकड़ा दिया जाए और वोट ले लिया जाए, सत्ता मोदी जी के पास रहेगी। ये देश के असली हालात हैं। लेकिन इस डाटा ने यह बता दिया है कि मोदी जी नाकामयाब रहे। जो बनाना चाहते थे वो भी नहीं बन पाया उनसे। असली उपलब्धि यही है। जिन 6-8% लोगों ने कहा कि हमको मुद्दा नहीं पता है, और कोर वोटर 12%, और विपक्ष में कितने खड़े हैं, विरोध में कितने, नाखुश कितने, असंतुष्ट कितने, दुखी कितने? 50% से ज्यादा लोग। जिस देश में 60% लोग अपनी सरकार से दुखी हो, उसके लिए तो मुझे लगता है वोटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। उसे तो सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, उसे तो रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन मोदी जी के बारे में ये कहना है ना, दिन में जिसको कहते हैं कि हम लोग सपना देखने लगे, तो ये नहीं संभव है। लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर ने, नेहरू ने, गांधी ने लोगों के हाथ में ताकत दी, जो वोटिंग राइट दिया, और उसकी घड़ी आ गई है। और ये जो लोग जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो नाराज हैं, वो बदलने का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिलता है। आप तो 5 साल मौज काट लिए, अब उनकी बारी है और वो अपने मुद्दों पर वोट करने के लिए निकलेंगे। तो राजीव जी आप समझेंगे कि कितनी मिलेगी, 40 मिलेगी, 140 मिलेगी कि 240 मिलेगी। जी, हालात सामने दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है, और लोग इस देश के अभी भी चेतना संपन्न है। मोदी जी केवल 6% लोगों को घुट्टी पिला पाए, जिनको नहीं पता कि मुद्दे क्या।
जी बिल्कुल, मुद्दों की बात। और इस बीच एक नया सर्वे, उस सर्वे की भी चर्चा हम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी गेमर्स के साथ गेम खेल रहे हैं। और क्या ये गेमर्स के साथ इस वक्त गेम खेलने का मकसद क्या है, क्या पैगाम देना चाहते हैं? कुछ ना कुछ मकसद होता है, मकसद क्या है ये समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी भी कुछ गेम खेल रहे हैं, और वो जो गेम खेल रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी उस गेम में फंसते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही अपने मैनिफेस्टो के साथ भी किया, और मैनिफेस्टो पे इस कदर बीजेपी और नरेंद्र मोदी फंस गए कि अब उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक रस्म अदायगी होता था, पहले से जो मैनिफेस्टो है उसको उस रस्म अदायगी से बाहर निकालकर जन जन तक पहुंचाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने लगभग 7 मिनट, 7.5 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है, लेकिन उसकी एक छोटी सी वानगी आप तक रखना चाहता हूं। और ये कैसे लिंक हो रहा है जो मैं कह रहा हूं, हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, उसको आप इस वीडियो से समझिए, देखिए जरा। कुछ दिन पहले हमने आपको कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताया। अब आपने इतने सुझाव भेजे, ये मेरी जो टीम है ये पूरी ओवरवेल्म हो गई है। काफी लोगों ने अच्छे सुझाव दिए। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 लोगों को फोन करके उनसे पूछें। माधुरी इज राइटिंग, आई एम माधुरी वर्किंग एज एन इंश्योरेंस प्रोफेशनल, आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू। हाय माधुरी। Hi, how are you? I'm fine, how are you? I'm fine too. We got your email, so tell me a little bit about. Is it really you that I'm talking to? They call me Rahul Gandhi, I don't know. I think it is. We think to talk to you. Would you like to call us on FaceTime so that you can be sure that it's me? Just got up. Sorry. Okay, you just got up. So if there was one suggestion that you would want to give us for our manifesto, what would it be? Banks, what they are doing currently. What they are doing is कि अगर A bounce हो गया suppose, so the lender bank is also debiting us. The bank where we are having a saving account where it got bounced, they are also debiting us. It is becoming, a very costly affair for all of us. We also need to work on the education cost of kids. It is becoming too costly for a common man to manage. Do you have one kid or 2 kids or? No, I have only one son. He have just entered his 12th standard. We'll think of doing something about it. Thank you very much for the chat. तो राहुल गांधी यहां उनको जो मेल किया गया है, और खासकर मैनिफेस्टो पे जिन जिन लोगों ने मेल किया है, 3,000 से ज़्यादा, 3,500 से ज़्यादा मेल आ चुके थे कल, उसके अलावा भी। तो उस पर कुछ लोगों से राहुल गांधी टेलीफोन करके बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जन जन तक पहुंचने का एक काम राहुल गांधी, क्या ये भी उस गेम का हिस्सा है? समझेंगे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं सीधा, अगर सुन पा रहे हों, शायद नहीं सुन पा रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, दीपक जी आप सुन रहे हैं? जी हाँ जी। दीपक जी, आपसे समझना चाहता हूं कि कौन सा गेम, इधर एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ दोनों के गेम की अगर तुलना की जाए तो कैसे देखा जाएगा इस चुनाव में? अगर मोदी के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी, देखिए, इतने व्यस्त कार्यक्रम में ऐसा कोई भी मौका वो नहीं छोड़ते कि जिसमें कुछ न कुछ अपने लिए प्लान करें। वो निश्चित रूप से इस तरीके के कुछ गेम्स तैयार करने की बात उन्होंने जरूर। सुन पा रहा हूँ। क्या पहले आप प्रकाश जी बोलेंगे? जी, प्रकाश जी के पास आवाज लेट जा रही है, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, प्रकाश जी के पास आता हूँ। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी निश्चित रूप से अपने कुछ ऐसे गेम्स तैयार करवाएंगे कि वो प्रचार का उनका हिस्सा बन जाएं। या हो सकता है कि हमको कुछ समय के बाद ऐसे कुछ, अभी हम कह नहीं सकते क्या कारण हो सकता है, लेकिन एक साथ पूरे के पूरे गेमिंग इंडस्ट्री के लोगों को बुलाना, उनसे बात करना, ये उनके एक प्रचार के लिए कुछ न कुछ कर रहे होंगे। देखिए, पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि उन्होंने अपने ऊपर फिल्में भी बना दी थी, नमो टीवी भी चालू करा दिया था। ये अलग बात है कि नियमों के कारण नमो टीवी को बंद करना पड़ा, लेकिन वो कुछ न कुछ ऐसा जरूर सोच रहे होंगे, इसका हमको सामने नजर आएगा अगले कुछ समय में। दूसरी तरफ अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी टेक्नोलॉजी का एक लोकतांत्रिक तरीके से और बहुत ही शालीन तरीके से, गरिमामय ढंग से वो इस प्रकार लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनका ये जो मैसेज है, देखिए, जाएगा। अब हमने तो उस वीडियो का बहुत छोटा पार्ट देखा है,
हो सकता है उसमें 5, 7, 10 लोगों से और बातें की होंगी, आने वाले समय में और भी कुछ ऐसे लोगों से बातें करते उनको दिखाया जाएगा। इससे ये होगा कि लोगों में एक उत्साह बढ़ेगा कि भाई कांग्रेस को अगर हम कोई सजेशन भेजते हैं तो वो सुना जाता है, देखा जाता है, पढ़ा जाता है, और वक्त आया तो इस पार्टी का सबसे बड़ा नेता, सबसे सक्रिय नेता, सबसे एनर्जेटिक और वाइब्रेंट नेता जो है वो हमसे बात भी करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कहा था कि हम लगभग 1 करोड़ लोगों के ओपिनियन लेंगे। उसका क्या हुआ है हमें नहीं पता, किन लोगों ने किस प्रकार के ओपिनियन दिए हमें नहीं पता। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं, इसको हम खेल से भी ज्यादा ये कहें कि उन्होंने जिस प्रकार से अपने दोनों की जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, एक पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, उसमें भी ऐसे ही लोगों से बातचीत करते गए थे। उनका अपना जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जो बना है, जो न्याय पत्र बना है, वो ऐसे ही लोगों से बातचीत के आधार पर बना है। दूसरी बात, लोगों से बातचीत करके राहुल गांधी ये भी साबित करना चाहते हैं कि अभी न्याय पत्र हमारा पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, इसमें अभी भी गुंजाइश है, आप अपनी बात रखिए, पार्टी उसके बारे में सोचेगी। अब देखिए, अभी जिस महिला से उन्होंने बात की है, एक वर्किंग महिला है, वो एक बड़ा मैसेज वो जाएगा उनके अपने तरह के लोगों में। शायद वो किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंकिंग इंडस्ट्री, रेलवे, इसमें जो पढ़े लिखे लोग और जो एक ऐसे वर्ग के लोग हैं, जो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई थोड़ा छोटा मोटा अपने लीडर है अपने ग्रुप का, या कोई प्रोजेक्ट लेके बैठा हुआ है, ये सब लोग जो हैं, जब ये जानेंगे इस बात को कि हमारी बात सुनी जा रही है, ये बहुत ही पढ़ा लिखा और ऐसा दुनिया देखा हुआ वर्ग है, ये जानता है इन चीजों को। ये अलग बात है कि 10 साल पहले वो एक दूसरे तरह के जाल में फंस चुका था, उनके साइकोलॉजी को बदला गया था, लेकिन आज वो देख रहे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस कि बीच में ये चला था कि प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो वही अच्छे बैंक होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक जो होते हैं वो बहुत भ्रष्ट होते हैं, आलती होते हैं, अक्सर लोग लंच पे चले जाते हैं। इस तरह के परसेप्शन जो बनाए गए थे, अब वो धीरे धीरे ध्वस्त हो रहे हैं। आज लोग मानने लगे हैं कि नहीं, हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, वही लोगों का असली सर्व कर रहे हैं। जिस प्रकार से LIC को पिछले 10 सालों में जो बर्बाद कर दिया गया, नेहरू जी की बनाई हुई एक छोटी सी कंपनी कुछ करोड़ से शुरू हुई थी और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लोगों को फायदा पहुंचाने वाली, जिसमें सबसे ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं, ऐसी वो कंपनी है, उसको बर्बाद किया गया। तो वो वर्ग जो है अब देखने लगा है। राजीव जी, आप याद कीजिए 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले आपको अक्सर अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, वेजेस बढ़ाने के लिए बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल करते थे। पिछले 5-7 सालों में अपने अधिकारियों के अधिकारों के लिए लड़ने की उनकी ताकत भी खत्म हो गई है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, जो बेरोजगारी वाली बात है, उसमें एक ही मुद्दा करूंगा क्योंकि उसके ऊपर आपने भी काफी बता दिया, हमारे साथियों ने भी बहुत बता दिया। उसमें बेरोजगारी के बारे में देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग उसके अंदर एक डाटा है। वो डाटा ये है कि ऐसे कितने लोग हैं जो मानते हैं कि रोजगार तक उनकी पहुंच नहीं है। उसमें 67% लोग मुस्लिम हैं और 63% जो है वो हिंदू हैं, और OBC जो है करीब करीब 59-60% है। इसका मतलब ये है कि 10 सालों में आपने जो अब्दुल्ला और फिरोज और अब्बास, इन लोगों की चूड़ी टाइट करने के नाम पे आपने जो किया, तो आपसे केवल 40% ज्यादा है। मतलब बेरोजगारी की मार केवल मुस्लिमों पे नहीं पड़ी है। ये बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, पंचर बनाने की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, लेकिन ये आंकड़ा लगभग बराबरी का है। अगर मुसलमान बेरोजगार है इस देश का, तो उतना ही हिंदू भी बेरोजगार है। ये लोगों को समझ लेना चाहिए। केवल 4% आंकड़ा उनका इसलिए ज्यादा है क्योंकि अल्पसंख्यक जो है वो पहले से ही गरीब है, पहले से बेरोजगार है, उनके सामने वैसे भी समस्याएं हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो भरमाया गया था, वो आपको याद होगा, बहुत सारे कैंपेन चलाए गए थे कि आप मुस्लिमों के यहाँ से कोई सामान न खरीदिए। बहुत सारे लोगों को, फेरी वालों को, हिंदू जो इलाके हैं उनमें जाने नहीं दिया जाता था। ऐसी भी घटनाएं हुई है, बच्चों के साथ, फेरी वालों के साथ मारपीट की गई है। ये सब चीजें बता रही है कि आपने 10 साल जो है लोगों का इस प्रकार से बर्बाद कर दिया कि आप तो लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में उससे ज्यादा, उसके बराबरी के, ज्यादा नहीं तो कम से कम उसके बराबरी के ही आप भी बेरोजगार हो गए। तो अब ये आंकड़े जो हैं ये बताते हैं कि राहुल गांधी या हमारे जैसे लोग भी जो लगातार इस बात को हम लिखते रहे, कहते रहे, पढ़ते रहे कि हमारे मुद्दे जो हैं ये बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मुद्दे हैं, न कि वो भावनात्मक मुद्दे हैं, वो भी आज सच साबित हो रहे हैं इस लोक नीति और CDSC के सर्वे से। ये शायद महत्वपूर्ण मैसेज जाएगा लोगों के बीच, ऐसा मुझे लगता है, और ये गेम चेंजर हो सकता है। जी बिल्कुल, ये गेम चेंजर हो सकता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपसे भी समझना चाहता हूं गेम की बात, गेम चेंजर,
गेम खेलना, गेमर्स से मिलना, और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक पहले से बता रहे हैं कि 8-9 घंटे तक आप लोगों को मोबाइल में सिर झुका के आप लोग जो लगे रहते हैं, इससे आपका भला नहीं, भला किसी और का हो रहा है। और इस समय ये सारी चीज़ें एक साथ क्यों याद आ रही हैं? क्योंकि इन सब के बीच एक सर्वे भी आ गया है जो ये बताता है कि मैक्सिमम लोग बेरोजगार हैं और मैक्सिमम लोग बेरोजगारी को बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। इन सबको क्लब करके देखिए तो क्या कुछ दिखाई देता है? क्या ये चुनाव उसी दिशा में जा रहा है जिस बारे में हम लगातार बात करते हैं, जिस बारे में विपक्ष लगातार बात कर रहा है? हम तो उसकी समीक्षा करते हैं। विपक्ष, राहुल गांधी जिस बारे में आज भी अपने 2 रैलियों में बात कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी उससे कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चुनाव का मुद्दा सेट हो चुका है जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे तमाम मसले हैं? राजीव जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेमर्स से मिल रहे हैं, इसका मतलब यह कि वे लोगों को बताना चाहते कि देखिए, आप जहां 8-8, 10 घंटे लगाते हैं उस काम को मैं कितना पसंद करता हूं। इसका मतलब यह कि वे अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं गेमर्स के माध्यम से। अभी एक खबर आई कि एलोन मस्क भारत आ सकते हैं। पहले उनकी कोशिश नाकाम कर दी गई, तो ऐसा क्या जादू कर दिया एलोन मस्क ने कि उनकी ईवी गाड़ियां आ रही है और अंबानी उस पर पार्टनर हो सकते हैं। ये बात भी लोगों को जम नहीं रही कि आखिर ऐसा क्या हो गया। एक और बात देखिए, जिस कदर देश में बेरोजगारी है, जिस तरह महंगाई है और नौकरी की संभावनाएं खत्म हो गई, नौकरी नहीं है ये बात तो है नहीं। 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं, जो रूटीन के पद है वो नहीं भरे गए। लेकिन ये सरकार चाहती है कि सरकारी कर्ज भले ही बढ़े, हमें केवल उन मुद्दों पे खर्च करना जिसका हम राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं। जैसे NHAI की बात करें, जो सड़कें बनाई जा रही है अत्यंत महंगी, सामान्य माहौल में जो सड़कें बनती थी उससे कई गुना ज्यादा कीमतों पर ये सड़कें बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है? ताकि एक वर्ग विशेष को, उच्च मध्य वर्ग के लोगों को ये राहत मिले। यानी सरकार की कोई नियत आम आदमी को राहत पहुंचाने की नहीं है। एक बात जरूर कहती है बीजेपी की सरकार और बीजेपी के मंत्री की जब सड़कें बनेगी, नई नई गाड़ियां आएगी तो वाहन बढ़ेंगे, ड्राइवरों की संख्या बढ़ेगी, मैकेनिक्स बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, ये सारी बातें। लेकिन लोगों के पास कारें आए, इसकी कोई योजना नहीं। कारें तो दूर की बात है, लोगों के पास रोटी आए, लोगों के पास गुजारे लायक व्यवस्था हो। मैं इंदौर में कई बार लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विस में जाता हूं, बस में जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि लोग 5-5 रुपए के लिए संघर्ष करते हैं, झगड़ा करते कि हमारा टिकट 15 रुपए, आप 20 रुपए क्यों ले रहे हो। 5 रुपए की वैल्यू है। आप अगर सुलभ शौचालय में जाएं, कभी हम जाएं तो पाएंगे कि वहां भी लोगों को शिकायत है कि हम सुलभ शौचालय में 5 रुपए दे रहे हैं। आम आदमी की हालत जो है उसके बारे में हमारी सरकार कुछ नहीं सोचती। सरकार केवल आंकड़ा बढ़ाने पर सोचती। और इस देश में सबसे बड़ा वीडियो गेम तो IPL को लेकर शुरू हुआ है, जो कि सट्टा है। और सारे युवा, मैंने देखा लोकल बस में कि जितने युवा थे जो काम से लौट रहे थे, वो मोबाइल खेल के या तो IPL का मैच देख रहे हैं या IPL की टीम बना के सट्टा खेल रहे हैं। और सरकार इस पर कोई रोक नहीं लगा रही। सरकार उससे भी कमाई करने की सोचती। बड़ी शर्मनाक बात है। राहुल गांधी जिन मुद्दों की बात करते हैं उन मुद्दों के बारे में हर आदमी वाकिफ है, और बीजेपी की सरकार ये बात जानती है कि उसके लिए ये चीज बहुत खतरे की घंटी है। इसलिए लोगों को बहकाने के लिए, मन टालने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो रही है। और तो और अब सरकार का ध्यान, भारत सरकार का ध्यान, बीजेपी की सरकार का ध्यान इस हो रही कि कैसे सोशल मीडिया के उन प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसा जाए जो सरकार के खिलाफ खुलकर अपनी बात कहते हैं। धीरे धीरे वे उनके निशाने पर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां ये है कि कैसे वो अपनी सरकार तीसरी बार बनाएंगे, जिसका ऐलान वे बार बार कर चुके हैं। और ये ऐलान करना भी उनके प्रचार का एक हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि वे सरकार बना भी पाएंगे, लेकिन ये उनके प्रचार का हिस्सा है। तो राहुल गांधी जिस तरह मुद्दे की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं, केंद्र सरकार से अपेक्षा करते हैं, और देखिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के लिए कोई जिम्मेदार है
तो निश्चित ही केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार की नीतियां ही इस देश के लोगों को परेशान कर रही है। अभी स्कूल खुल रहे हैं और स्कूलों में जिस तरह से किताबें कापियां बच्चों की महंगी हो रही है, स्कूल की फीस महंगी हो रही है, कोचिंग क्लास वालों तक से जीएसटी वसूला जा रहा है, किताब कापी खरीदने पर भी जीएसटी देना पड़ रहा है। ये सारी बातें आम आदमी को विचलित करती है। हर साल स्कूलों की फीस 10 से 15% बढ़ जाती है प्राइवेट स्कूलों की। सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में तो लगभग बहुत ही गिने चुने हैं और बामुश्किल 20% बच्चे ही वहां जा पाते हैं। ये सारी चीजें लोगों को परेशान कर रही हैं। ऐसे में चुनाव है और मतदाता इस मौके का फायदा उठा सकता है। मुझे एक बात कहनी है, वो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सारी बातें छोड़कर एक ही मुद्दा उठाना चाहिए कि आप मोदी सरकार को हटा सकते हैं, मोदी सरकार को हटाइए। मुझे लगता है कि सीधी सीधी बात करनी चाहिए राहुल गांधी को, और यही एकमात्र बात है। मुझे याद आती कि जॉर्ज फर्नांडिस 26 साल की उम्र में एस.के. पाटिल को हरा के लोकसभा में गए थे। ये कहा जाता था, पाटिल साहब को यह भ्रम था कि वो खुदा हैं, मुंबई में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने, जो नौजवान थे, पहली बार के वोटर थे, और उन्होंने, वे उम्मीदवार बने, उन्होंने तमाम मुंबई में पोस्टर लगा कि आप स.का. पाटिल, एस.के. पाटिल को हरा सकते हैं, और एस.के. पाटिल हारे। अभी भी जो कुछ लोगों को भ्रम है कि मोदी सरकार और बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, कई लोगों को यह भ्रम है। बीजेपी इस बात का प्रचार जोर शोर से करते कि हमें कोई हराएगा नहीं, हम तो आने वाले हैं। अगर फिर ये बात कही जाए कि आपको मोदी को हटाना है, इस चुनाव में आपको मोदी को हटाना है, आप हटा सकते हैं, तो कांग्रेस अपना काफी सारा समय बचा लेगी और लोगों के सामने सीधा संदेश जाएगा कि उन्हें क्या करना है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के सामने सीधा संदेश कि आखिर क्या जाएगा। राहुल गांधी को सीधी सीधी बात करनी चाहिए। हालांकि अब सीधी सीधी बात करने भी लगे हैं। आज ही राहुल गांधी ने जो भाषण राजस्थान की रैली में दिया है, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि ये हम करके दिखाएंगे। और अब तो लोग, मीसा भारती का आप बयान सुने होंगे, जिसमें वो कह रही हैं कि अगर हमारी सरकार आ रही है और हम मोदी को भ्रष्टाचार के नाम पर जेल में डालेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें सीधी कही जा रही हैं। और चुनाव का वक्त है दोस्तों, कौन किसको जेल में डालेगा, कौन किसको हराएगा, कौन किसको जिताएगा, जो बातें आती हैं हूबहू वही जस का तस आप तक हम रखते हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, और आपसे भी ज़रा समझूं क्या इन मुद्दों की, जिनकी तह तक जाने की कोशिश इधर राहुल गांधी भी, कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन मुद्दों पे जो सर्वे आया है, उस सर्वे से परेशानियां बढ़ सकती हैं क्या नरेंद्र मोदी की, उनकी पार्टी की? निश्चित तौर पर राजीव जी, परेशानियां मेरे ख्याल से बढ़ चुकी हैं। तभी सर्वे में ये दिखाई पड़ा है कि परेशानियां बढ़ी हुई हैं, और उसके बाद ये सर्वे आया है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री को मालूम है कि परेशानियां बढ़ी हुई हैं, और इसलिए वो गेमर्स से मिल रहे हैं। और गेमर्स से मिलने का राजीव जी, वो मसला समझिए, गेमर्स से मिल क्यों रहे हैं, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं। इसका मतलब राजीव जी ये है कि प्रधानमंत्री ये समझ चुके हैं कि लौट करके वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, और सारी तैयारी इस बात की है कि 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी पे पकड़ जो है वो नरेंद्र मोदी की बनी रहे, भारतीय पार्टी नरेंद्र मोदी के कब्जे में बनी रहे। सारी जो है लड़ाई और सारा इंतजाम जो है इस बात का किया जा रहा है। क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं पे भरोसा होता राजीव जी, तो जो काम कार्यकर्ताओं को करना चाहिए बीजेपी के, वो काम फिर इन गेमर्स से और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से और वीडियो बनाने वाले और रील बनाने वाले, इनसे नहीं हो सकता। इनके फिर द्वारे जाने की आवश्यकता नहीं थी। इनके द्वारे जाया ही इसीलिए जा रहा है ताकि कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो भरोसे का, मतलब जो एक तरीके का निर्भरता है वो खत्म हो, और सीधे सीधे जिस तरीके से मोदी जी की गारंटी है की बात की जा रही है, तो मोदी की ही भी भारतीय जनता पार्टी बनी रहे। इसलिए जिस तरीके से बाहरी लोगों को टिकट दिए गए हैं, स्थानीय जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनके सबको टिकट काटे गए जिस तरीके से, वो भी राजीव जी इसी की तरफ इशारा करता है कि प्रधानमंत्री समझ चुके हैं अच्छे तरीके से कि 4 जून के बाद उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो रही है, और पूरी लड़ाई जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा बना के रखने की है, ताकि यहाँ से भी कोई बेदखल मोदी जी ना करने पाए, मतलब पार्टी से कुल मिला करके। ये राजीव जी परिस्थितियां हैं। और जो सर्वे आया राजीव जी, ये सर्वे तो खैर बड़े संस्थान है, हिंदू और सीएसडीएस दोनों बड़े संस्थान है। आप सोशल मीडिया पर ही देखिए, जो मोदी जी के भक्त कहे जाते हैं उन्होंने कई सर्वे किए। एक डॉक्टर साहिबा हैं, वो मोदी का परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने सर्वे किया।
कि राहुल गांधी और मोदी जी में कौन जो है प्रधानमंत्री जो है अच्छा रहेगा, तो मालूम पड़ा 68% लोगों ने राहुल गांधी का वोट दिया, उन मोदी के परिवार की जो डॉक्टर साहिबा है उनका। एक और 2 रुपए के ट्रोल वाले हैं, शर्मा जी हैं कोई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुम्हारे पास आखिरी मौका है, बता दो कि मोदी में और राहुल गांधी में कौन लौट के आ रहा है। 72% लोगों ने कहा राहुल गांधी आ रहे हैं। ये सर्वे मोदी के परिवार के लोगों के सर्वे हैं जो सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, ट्विटर पे हो रहे हैं राजीव जी। तो सारे सर्वे जो आ रहे हैं, अब इसका मतलब राजीव जी ये एक बात स्पष्ट है कि जनता के बीच भी ये बात जा चुकी है कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं। मोदी जी भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, भाजपा का कार्यकर्ता भी समझ रहा है कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी समझ रहे हैं कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं। लड़ाई पूरी तरीके से खुल चुकी है। और मीसा भारती ने जो कहा है राजीव जी, जिन भी शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये आत्मविश्वास जो है ये भी इसी बात से आया है कि मोदी जी जा रहे हैं। ये कुल मिलाकर के इसको ही समझा जा सकता है। अभी मेरी बिहार में एक मित्र से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जमीनी स्थिति ये है कि यहाँ तेजस्वी ने बड़ी जबरदस्त तरीके से रोजगार को, महंगाई को लेकर के जो माहौल बना दिया है, उसके आगे अब एनडीए कहीं टिक नहीं पा रहा है, और बहुत मुश्किल जो है वो एनडीए को हो रही है। प्रधानमंत्री की चाहे कितनी सवाल हो जाए, कुछ हो जाए, जो माहौल बन चुका है और लोग जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, ये अब बहुत मुश्किल चीजें हो रही हैं। तो राजीव जी, जहां से मुश्किलें पैदा हो रही हैं, इन मुश्किलों से बचने का एक तरीका जो है, ये इन गेमर्स से और यूट्यूबर्स से जो जाने किससे मिलने का जो रास्ता वो निकाला जा रहा है कि आपको इनाम दिए जा रहे हैं 5000, आपने रील बनाने वाले और नाचने वाले वो सब आपने बुला करके उनको सम्मानित किया, उनके साथ गाना बजाना किया, और अब आपने 10 टॉप गेमर्स को बुला लिया, वो फ्री फायर खेलेंगे। अरे फ्री फायर खेल के देश का प्रधानमंत्री थोड़ी चुना जा सकता है। फ्री फायर खेल के ही अगर देश का प्रधानमंत्री चुना जाना तो चीन चुन लेगा फिर हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री भी। तो फ्री फायर तो वहीं से कंट्रोल होता है जी, या पबजी वहीं से कंट्रोल होता है। जितने भी गेम्स चल रहे हैं अधिकांश सब चीन से ही कंट्रोल होते हैं। तो अगर गेम खेलने वाले ही अगर कोई बना लेंगे, किसी की सरकार बना देंगे, तो चीन बना देगा फिर हमारी सरकार। यार किसी की आवश्यकता क्या है? तो कुल मिलाकर राजीव जी मुझको लगता है कि वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि मामला अब खराब है और किसी भी तरीके से कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा है। द हिंदू का जो CSDS का सर्वे राजीव जी वो भी यही बताता है कि सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं, जिस पे लोग मुद्दा जिसको मान रहे हैं, वो महंगाई और बेरोजगारी इसको मान रहे हैं। इसमें राजीव जी इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि ये मुद्दे अगर बने हैं तो ये राहुल गांधी की दोनों यात्राओं के जरिए जो है, ये जिस तरीके से संवाद हुआ और जनता के बीच राहुल गांधी ने जाके जनता की बातें सुनी है और फिर उनकी बातों को आकर के देश को बताया है, उसके बाद पूरे देश के अंदर एक तरीके से ये माहौल बना है कि मुद्दों पे अब जो है चुनाव होगा। ये चुनाव गैर मुद्दों पे नहीं हो सकता। मुद्दों से भटकाने की अगर कोशिश होगी तो जनता आपको पकड़ के खींच के मुद्दों पे ले आएगी। प्रधानमंत्री का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री ने चूंकि पिछले 10 वर्षों में कोई काम किया नहीं है, और अगर कुछ काम किए होते तो प्रधानमंत्री मुद्दों की बात कर रहे होते। इसलिए प्रधानमंत्री कभी मुस्लिम लीग की बात करते हैं, कभी चीन से दोस्ती की बात करते हैं, पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात करते हैं, घर में घुसकर मारने की बात करते हैं। तो ये सारी बातें जो हो रही है राजीव जी, इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना मुद्दे हैं और ना मुद्दों का कोई जवाब है। कांग्रेस का घोषणा पत्र, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के घोषणा पत्र आ चुके। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र की कमेटी जो बनी है, उसकी अभी तक कोई बैठक की भी सूचना नहीं आई है, किसी कोई बैठक भी हुई है कि नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि मुद्दों का अकाल किसके पास है और किसके पास मुद्दों की भरमार है। तो इसलिए जनता जब मुद्दों की बात कर रही है राजीव जी, तो मुझे लगता है कि मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में नहीं टिक सकती। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं टिक सकती। और मुद्दों की बात और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर भी एक जंग चल रहा है। जरा प्रशांत टंडन जी, आपसे समझना चाहता हूं, सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी जो अभी कर रहे हैं, हालांकि नरेंद्र मोदी इसमें पहले काफ़ी आगे थे, लेकिन अब धीरे धीरे उस जगह को कैप्चर करने में राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं, करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैनिफेस्टो, क्या आपको भी लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, जिसका जिक्र बार बार नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं और राहुल गांधी उसको दूसरे अंदाज में लेके आ रहे हैं? आप देखिए, उनके हर वीडियो में मैनिफेस्टो आ रहा है। राजीव जी, पहला राउंड आज से 8 दिन बाद पोलिंग होगी और 102 कंस्टिट्यूंसीज में 21 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में वोटिंग होगी। यहाँ से बाकी फेजेस का चुनाव का एजेंडा तय हो जाएगा। अब इन 8 दिनों में क्या होना है या इन 8 दिनों के क्या हो रहा था,
कौन कौन से प्लेयर हैं। एक उसको जरा 2014 से राजीव जी 1 मिनट के लिए जाते हैं। 2014 में जो मोदी जी आए तो ये योग वाले रामदेव एक बड़ा भूमिका अदा कर रहे थे। पेट्रोल के दाम 40 रुपया, डॉलर 20 रुपया, पता नहीं क्या क्या इस तरीके के वादे कर रहे थे कि सारा जो स्विस बैंक में पैसा है सब भारत में आ जाएगा। उसके बाद श्री श्री रविशंकर, तमाम इस तरीके के बाबा और सन्यासी इसमें लगे हुए थे। ये सारे लोग अब नेपथ्य में चले गए, कुछ अपने आप चले गए, कुछ को सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया। उसके बाद आप देखिए कि अब क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो के मामले पे मोदी साहब को कोसों मील पीछे छोड़ दिया है। एक होता है ना फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज, पहला वार किसने कर दिया। अब हम सर्वे में देख रहे हैं, सर्वे तो आज आया है हमारे पास, कि लगभग 60% जनता आर्थिक मुद्दों पर वोट देने जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर। और मोदी साहब का प्रचार किस पे सीमित है? राहुल गांधी के भाषणों पर, सनातन धर्म पे, राम मंदिर पे, राम मंदिर के का बहिष्कार किया कांग्रेस ने, ऐसा बोल रहे हैं, तो उस पे आधारित है, यानी 10% पे वो आधारित है। अब जो जनता का जो राय है और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, वो मेल खा रहा आपस में। नौकरियों की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने 3 लाख नौकरियां दे दी अपने उप मुख्यमंत्री रहते हुए, क्रेडिबिलिटी है उनकी। राहुल गांधी रोज इस बात को कह रहे हैं कि वो 30 लाख नौकरियों का बैकलॉग भरेंगे। अप्रेंटिसशिप एक ऐसी योजना है जो इस देश की, केवल मैं चुनावी मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश की तकदीर बदल देगी। अप्रेंटिसशिप ऐसा मुद्दा है कि बेरोजगारी को एड्रेस करना, महंगाई और बेरोजगारी को एड्रेस करना इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और जो अभी राजस्थान की रैली में बोल रहे थे राहुल गांधी, बेसिकली क्या है, उसको पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। बेसिकली बॉटम अप पिरामिड को, यानी नीचे के स्तर पे अगर आप मजबूत करेंगे तो आर्थिक स्थिति बेहतर होती है देश की, मिडिल क्लास का भी स्थिति सुधरती है। 2007, 8, 9 में भारत के मिडिल क्लास के वारे न्यारे हो गए। तो वारे न्यारे तभी हुए थे जब मनरेगा हो रहा था राजीव जी, जब किसानों के कर्ज माफ हो रहे थे, जब जो है वो MSP दिया जा रहा था अच्छा, तब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी थी। उसका असर था कि दिल्ली के गुड़गांव और दिल्ली के आसपास गुड़गांव, नोएडा में बड़े बड़े मॉल्स बन रहे थे। ये जो मिडिल क्लास एस्केलेटर्स में झोले लेकर घूमता है प्लास्टिक के, उसकी वजह किसान है। नीचे से खुशहाली आती है, ऊपर से नहीं आती। ऊपर से आनी होती तो अडानी जी तो दुनिया के सबसे रईस लोगों में पहुंच गए थे। कितना उन्होंने दिया नीचे की तरफ। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी देखें तो अडानी जी भारत के टॉप बिजनेसमैन रहे, तो क्या अडानी जी टॉप एम्प्लॉयर भी थे? रोजगार देने में क्या सबसे आगे तो नहीं थे। रोजगार देने में आज भी सरकारी और पब्लिक सेक्टर, इंडियन आर्मी और रेलवेज इस तरीके के उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है जी। तो राहुल गांधी ने टोन सेट कर दिया इस इलेक्शन का, और वो टोन 19 तारीख की पोलिंग में दिखाई दे जाएगा। 21 राज्यों में जब 102 सीट पर चुनाव होंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश वगैरह को छोड़ के सब प्रमुख राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। बिहार की भी 4-5 सीटों में, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु तो पूरा है, उत्तर पूर्व है, बंगाल है, तमाम पूरे देश में लगभग चुनाव होंगे कुछ ही राज्यों को छोड़ के। वहां से टोन सेट हो जाएगा। तो ये मोदी जी का जो पहला राउंड है वो तो उनके हाथ से निकल गया, और रही सही कसर रोज सुप्रीम कोर्ट पूरी कर रहा है राजीव जी। जी बिल्कुल, रही सही कसर रोज सुप्रीम कोर्ट पूरी कर रहा है। जो आखिर में आप कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह, आज तो ईद की छुट्टी थी और कल एक दिन का
ऑफिसेज खुले हुए हैं, उसके बाद सैटरडे संडे और मंडे ट्यूसडे लगातार आप देखेंगे कुछ ना कुछ है। मंडे को अरविंद केजरीवाल पे सुनवाई होनी है, ट्यूसडे को वीवीपैट और ईवीएम पे सुनवाई होनी है। तो अगला सप्ताह बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि कोर्ट, और कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर अगर मामला है तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं, पहुंचाते रहेंगे हमेशा की तरह। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी एक बार फिर से आपके पास, और जो बात यहां कह रहे थे कि हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, कि टोन को सेट कर दिया है राहुल गांधी ने, इस चुनाव के टोन को, क्या आपको भी लगता है? देखिए, राहुल गांधी पिछले 6-7 साल से जिन बातों को कह रहे हैं, वो बात अलग है कि मोदी जी हमेशा मजाक में उड़ाया करते थे, लेकिन मैं मोदी जी की ये दाद दूंगा कि वो इस बात को समझते थे कि उन्हें असली चुनौती जिस व्यक्ति से मिल रही है वो राहुल गांधी है। इसीलिए पूरे आरएसएस और बीजेपी की मशीनरी ने सबसे ज्यादा अटैक राहुल गांधी पर किए, और आज भी वो करते जा रहे हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल के भीतर राहुल गांधी जिस तरह से एक नए राहुल गांधी बनकर के उभरे हैं, और ये वो शख्स है अब जो 200 दिन तक पैदल चलता है देश को जोड़ने के लिए। उसी पूरे यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इस देश के मर्म को, इस देश की नब्ज को समझा। समस्याएं कहां हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ता है ना कि समस्याएं कहां हैं, फिर उसके समाधान की तरफ जाते हैं। राहुल गांधी लगातार लोगों से जो संवाद कर रहे थे, और कंसर्न तो उनके भीतर है ही, जब तक आपके भीतर वो समझने की क्षमता नहीं होगी, जब तक वो चिंता नहीं होगी, तब तक वो चिंतन पैदा नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी जितना अपना देश से प्रेम करते हैं, जितना लोगों के प्रति उनकी हमदर्दी है, अब वो जानते हैं कि मोदी जी पहले के 5 साल तक तो बराबर उड़ते ही रहे हमेशा। अगर कोरोना नहीं आता तो वो अधिकांश विदेशी दौरे पर ही रहते। तो देश के हालात जितने खराब हो रहे थे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, और इधर धन्ना सेठों की तिजोरियां जरूर भरी जा रही थी, असमानता की खाई चौड़ी हो रही थी, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर लगातार हमले हो रहे थे, मुसलमानों की तो मॉब लिंचिंग हो रही थी। इन परिस्थितियों में देश को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, कैसे उस आइडिया ऑफ इंडिया को फिर से संजोया जा सकता है, ये राहुल गांधी की अपनी चिंता और चिंतन के केंद्र में था। इसलिए उन्होंने लगातार अपनी राजनीति और समाजनीति, इन दोनों को एक साथ जोड़कर, राहुल गांधी ने कभी सत्तापरक राजनीति नहीं की। जब 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, उस समय राहुल गांधी न कोई मंत्री थे, वो चाहते तो प्रधानमंत्री भी बन जाते। ये देश पूरा जानता है, गवाह है कि राहुल गांधी को अगर सत्ता की भूख होती तो वो व्यक्ति 2009 में भी प्रधानमंत्री हो सकता था। लेकिन जिसे देश के लोगों की चिंता होती है, देश की सेवा करने की चाह होती है, उसके लिए पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी एक इकोनॉमिस्ट की तरह, एक समाजशास्त्री की तरह, जब वो आंकड़े लेकर के आए थे, और एक भविष्य वक्ता की तरह, और ऐसा भविष्य वक्ता नहीं जो मोदी जी कहें कि हम ट्रेन में सीट हमने पाने के लिए किसी का हाथ देखना शुरू किया। राहुल गांधी कोई ज्योतिषी नहीं है। राहुल गांधी उन आंकड़ों के आधार पर, उन परिस्थितियों के आधार पर एनालिसिस करते हुए जिन निष्कर्षों पर पहुंचे थे, ये सर्वे भी और देश भी वहीं पहुंचा है कि बेरोजगारी से लोग दम तोड़ रहे हैं, हिम्मत टूट रही है, लोगों को हौसले टूट रहे हैं, एस्पिरेशन उनके खत्म हो रहे हैं। और अगर लोगों के एस्पिरेशन खत्म होंगे, उनका उत्साह खत्म होगा, तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। देश तरक्की आंकड़ों में नहीं करता, असली है कि लोग कितना तरक्की कर रहे हैं, लोगों के जीवन शैली, लोगों का रहन सहन, खान पान कैसे समृद्ध हो रहा है, वो गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। लेकिन किसानों को आपने लाइन में लगा करके उन पर लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, आंसू गैस के गोले छुड़वाए,
महिला पहलवानों के साथ आपने क्या किया? उनको पकड़ करके एफआईआर करवा के डाल दिया, जबकि बेचारे अपने लिए, अपने न्याय के लिए वो गुहार लगा रही थी, जिन्होंने देश का नाम, देश का तिरंगा, उसकी शान बढ़ाई, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज जिस मोड़ पर देश खड़ा है वो सीधे बदलाव के संकेत कर रहा है, और जो राहुल गांधी की समझ है वही देश सोच रहा है। मुझे लगता है उस मुकाम पर राहुल गांधी पहुंच गए हैं कि देश की सोच और राहुल गांधी की सोच के बीच का फर्क खत्म हो गया, लगभग एक ही ढंग से। और यह तभी होता है जब राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, वो जिस परिवार में पैदा हुआ जहां 3 प्रधानमंत्री हुए, और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेकर के नहीं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए। ये वो व्यक्ति है कि जब वहां पैदा होकर के उन लोगों के बीच में पैदल चलता है, और एक वो है जो ये कह करके आए थे कि हमने 30 साल भीख मांगी, जो ये बता करके आए थे कि हमने चाय बेची, जो ये बता करके आए थे कि उनकी मां दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी, वो 18,000 करोड़ के हवाई जहाज में होते हैं, जिनका पांव नीचे नहीं पड़ता है, गुलाबों की बारिश होती है, जो लोगों की हमदर्दी कभी नहीं, लोगों से सिर्फ वोट लेना, उनका मजाक उड़ाना, उनके दुख दर्द को नजरअंदाज करना। आप सोच सकते हैं क्या कोरोना काल में जिस तरह से लोगों के पैरों लहूलुहान थे, बच्चे रो रहे थे, मौतें हो रही थी, और उस समय मोदी जी खामोश थे। मणिपुर में जहां महिलाओं का चीरहरण हो रहा था और मोदी जी खामोश थे, ये कोई संवेदनशील व्यक्ति नहीं कर सकता। अब हम लोग दहाड़ मार करके रो रहे थे, और ऐसे वक्त पे भी अगर सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है देश को बचाने की, बनाने की, वो व्यक्ति भी अगर खामोश बैठा है, तब आप समझ सकते हैं कि उसके हृदय का मर्म क्या है। छाती भले ही 56 इंच की हो, लेकिन असलियत यह है कि मोदी जी के भीतर दिल नहीं है। लोगों के लिए वो दिल कतई नहीं धड़कता। हो सकता है कि अंबानी और अडानी के लिए धड़कता हो। राहुल गांधी कैसे भी हो, 56 इंची ना हो, लेकिन राहुल गांधी के दिल जो है वो 140 करोड़ लोगों के लिए धड़कता है। और यही वजह है बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई मुद्दा, किसानों की चिंता, महिलाओं के इज्जत की चिंता, उनका सम्मान का ख्याल, दलितों के लिए हमदर्दी, आदिवासियों के लगातार बोलने वाला वो व्यक्ति, जातिगत जनगणना की बात करने वाला वो व्यक्ति आज अगर यहां पहुंचा है, इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है जहां देश खड़ा है, वो एक बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि वो वक्त है जब देश बदलाव की मांग कर रहा है, देख रहा है उस व्यक्ति की तरफ जो 200 दिन तक सड़क पर पैदल चल रहा था। और यही फर्क मुझे लगता है इस चुनाव में सीधे तौर पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा। जी, बहुत शानदार विश्लेषण। और ये रिफ्लेक्शन क्या है, आखिर कैसे राहुल गांधी ने टोन सेट कर दिया है इस चुनाव का, लेकिन क्या इस चुनाव को अब बदलते हुए हम देख रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी के हाथ से ये चुनाव दूर जाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि अब मात्र 8 दिनों का समय बचा है पहले फेज में, और एक लंबा चुनाव जरूर है। और लेकिन पहला 102 सीटों पे मतदान, जैसा अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता चुके हैं, 102 सीटों पर पहले फेज में मतदान है, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर हो रहा है। दक्षिण का और सबसे बड़ा राज्य आप जानते हैं तमिलनाडु है, वो भी इसमें कवर हो रहा है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या ये चुनाव अब दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी से? राजीव जी, जिस तरीके से बीजेपी हमले कर रही है लगातार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सरकारी संसाधनों का उपयोग करते हुए तमाम आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं, इससे लगता है कि उनके सामने परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बेशक राहुल गांधी जो बात करते हैं वो देश की आत्मा की बात करते हैं, देश के आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो शुरू से ही ये बातें करते आए। आप देखिए 1989 के बाद तो गांधी परिवार का कोई आदमी प्रधानमंत्री रहा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि गांधी परिवार, यानी 35 साल से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन पिछले 35 सालों में आप देखिए बीजेपी जो आरोप लगाती रही, परिवारवाद की बातें करती रही,
वो 10 साल में जो लोग अपने 10 साल का हिसाब देना नहीं चाहते वो पिछले 60 साल का हिसाब मांग रहे हैं। यानी 52 का हिसाब आप दीजिए, 57 का हिसाब आप दीजिए, लेकिन हम 14 और 19 के बाद सरकारों ने क्या किया इसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर है सरकार अपनी असलियत से पीछे भाग रही है, बताना नहीं चाहती। और देश के सामने जो परेशानी उससे बहकाने का, बहलाने के काम में तो मोदी जी माहिर है। वो है ही मुख्य प्रचार अधिकारी, तो ये कार्य कर ही रहे कि किस तरह मतदाताओं को भ्रमित किया जाए और ये बताया जाए कि देश खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है और इकोनॉमिक फ्रंट में भारत ने बहुत तरक्की कर ली है, हम विश्वगुरु बन गए हैं। विश्वगुरु बनने के बाद हम युद्ध रुकवा देते हैं अमेरिका, हम रूस और यूक्रेन के, अमेरिका हमारे पीछे है। ये सारी बातें कह के वे बदलना चाहते हैं। कोई नई बात उनके पास है नहीं। हर बार वे वही बात कहते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं, उसी बात को लेकर वे आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। राहुल गांधी की हर बात को वे घुमा फिरा देते हैं और जो राहुल गांधी ने कहा उस पे, उस मूल मुद्दे पे नहीं जाना चाहते। मणिपुर के बारे में राहुल गांधी कई महीनों से लगातार कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर 1 या 2 बार निकला, और जब निकला तो वो भी इस तरह से निकला कि वो कांग्रेस को ही उसमें दोषी करार देने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी अगर महुआ बीनते तो उन्हें परेशानी है। राहुल गांधी अगर युवकों को सलाह देते हैं कि वे मोबाइल के झंझटों से दूर रहें तो उन्हें परेशानी है। लेकिन प्रकारांतर में प्रधानमंत्री मोदी जो काम करते हैं, आप देखिए, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो सम्मानित किया गया था वो चुनाव की घोषणा के पहले किया गया था, सरकारी खर्चे से किया गया। यानी प्रधानमंत्री मोदी सरकारी खर्चे पे भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजन करते हैं और इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि चुनाव होने वाला है, इसके पहले कर लो सारे। तो वे इन सब चीजों में बहुत माहिर हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि एक पार्टी, एक थी जब पहला बजट था 270 करोड़ रुपए का और आज हम पर 2.5 लाख, मतलब 2,05,000 करोड़ तो पिछले दिनों ही था। कर्जा बढ़ गया होगा और हर रोज बढ़ रहा है। तो जिस छोटे से बजट से सरकार आगे बढ़ी, वहां पर इस सरकार ने लोगों के सिर पर कर्जा बढ़ाया और अर्थव्यवस्था के सामने नई परेशानी पैदा की। सबसे बड़ा गंभीर काम ये इस सरकार ने किया, गंभीर मैं कहूंगा ये अपराध है, कि तथ्यों को छुपाया है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया। खासकर आर्थिक व्यवस्था के मामले में हमारी इकोनॉमी की जो असली तथ्य है, असली आंकड़े हैं, वो ये सरकार नहीं दिखाती और उन्हें घुमा फिरा कर अपने हिसाब से पेश करती है। तो ये बड़ी गंभीर बातें हैं और सरकार इस बारे में कुछ कहने को सरकार मानती है कि हम जो कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है। जो हिंदुत्व की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, आप देखिए मालदीव में क्या हो रहा है। वहां मालदीव में मोइजू की सरकार पूरी तरफ एक अलग धर्म की ओर जा रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में उसके क्या रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका में हमारी सरकार जो हिंदुत्व की बातें करती है उसका क्या असर हो रहा है। और अल्पसंख्यकों पर जो बातें हो रही है, उन पर जो बातें मेरे साथी कह चुके हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर किस तरह की तोहमतें लगाई जा रही है। और चलते चलते राजीव जी यही कहना चाहूंगा कि सबको, पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद और ईडी की मुबारकबाद इंडिया गठबंधन को। जी, इंडिया गठबंधन को भी मुबारकबाद और देशवासियों को ईद की मुबारकबाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद।